बढ़ते हैं प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, और यहाँ पे हमने ईद से पहले भी बेशुमार प्रोग्राम्स किए जिसमें जितनी हो सके आगाही आप तक पहुँचाई कि आपने गोश्त का इस्तेमाल कितना करना है, जो यूरिक एसिड के मरीज़ है उनको किस तरह से खाना है, अपनी तबीयत को कैसे सेटल रखना है। आज भी उस बारे में बात करेंगे। यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल रखा जा सकता है, इसके इनिशियल सिम्टम क्या हैं और इसको कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुजम्मिल जावेद साहब जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इतनी दूर से सफ़र करके हमारे पास आए हैं रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर मुजम्मिल? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए इतनी दूर से। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपसे कि यूरिक एसिड बेसिकली क्या है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बता सकें हम। अगर हम यूरिक एसिड के बैकग्राउंड पे जाएं तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूरिक एसिड 50 to 60% हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही होती है, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। लाइक ये प्योरिन के टूटने से बनता है। जो प्योरिन का वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिक एसिड होता है, जिसको हमारी बॉडी नेचुरली जो है वो एक फिनोमिना के थ्रू इसको प्रोड्यूस कर रही होती है। ये बढ़ता कब है? ये तब बढ़ता है जब हम एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो लेना प्योरिन वाली फूड्स लेना शुरू कर देते हैं। तो ये उसका जो वेस्ट होता है जब बॉडी में एक्सीड कर जाता है तो वो उसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। एक्स्ट्रा प्योरिन किन फूड्स में शामिल होता है जो हम डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? जैसे अभी रिसेंटली ईद गुजरी है तो लोगों ने जो गोश्त है बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया है, तो इसका जो प्रोटीन होता है उसमें जो है ना वो आपका प्योरिन जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो ऑर्गन मीट होता है जिसमें आपके पास दिल, गुर्दे, कलेजी, ये चीज़ें जो है ना आ जाती हैं। और इसके बाद आपका, अगर मैं स्पेशली लाहौर की बात करूं तो लाहौर में लोग बहुत शौक़ से नाश्ता करते हैं आपके सीरी पाई का, जो कि बहुत जो है ये यूरिक एसिड को आप कह लें किक स्टार्ट में हेल्प करता है। यूरिक एसिड सीरी पाई भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई इलाज, ऐसे कोई नुस्खा है जिसमें हम सब कुछ खाएं हमारा यूरिक एसिड ना बढ़े? लेकिन इसमें मेडिसिन से ज़्यादा जो है ना वो आपकी परहेज़ है कि आप अपनी फूड को उस लेवल पे ले जाएं कि आपको यूरिक एसिड जो है वो ना हो। क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में आपको बताया कि जो यूरिक एसिड है ये 50 to 60% हमारी बॉडी खुद इसको प्रोड्यूस कर रही है। अब हमें इसको प्रोड्यूस कर रही होती है और साथ में साथ साथ फ्लश भी कर रही होती है बॉडी में से कि जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। लेकिन जब हम फूड्स ऐसी ले रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको भी फूड्स लिस्ट थोड़ी गिनवाई है, इसके अगेंस्ट जो जैसे हम रोकते हैं, इसमें जो ग्रीन लीफ वाली वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें आपका साग, पालक, इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर आप इसको अवॉइड करें काफ़ी हद तक तब भी जो है वो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। खाएं क्या फिर? पाए आपने मना कर दिया, ऑर्गन्स आपने मना कर दिए, गोश्त नहीं खाना, सब्जी नहीं खानी, गोश्त देखें, इस्लाम जो है ना वो हमें एतदाल का हुक्म देता है कि आप हर चीज़ एतदाल में खाएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि 50 to 60% जो प्योरिन है वो हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन जब हम उस चीज़ को एक्सीड कर देते हैं, देखें अगर आप जैसे हमारे कहते हैं कि देसी घी जो होता है वो एक नेचुरल सोर्स होता है, वो अब अगर बच्चों में देखा जाए तो वो ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन जब हम बच्चे को वो एक लिमिट से एक्सीड कर देंगे तो वो उसके लिए हार्मफुल हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप जो भी चीज़ खानी है अगर आप उसको एतदाल में रह के खाएँ तो वो आपको नुकसान नहीं देगी। लाइक जैसे चिकन है, आप चिकन कुछ हद तक कंज्यूम कर सकते हैं। आप हमारे अगर पाकिस्तान की डाइट के हवाले से बात कीजिए, जो होल व्हीट्स जो होती हैं हमारे पास, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ हद तक जो लेंटिल्स होती हैं, दालें होती हैं, कुछ हद तक उनको भी कर सकते हैं। हाँ, उनमें जो एक दो दालें हैं जैसे चने की दाल होगी या दाल माश होगी, इनसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन का। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, जब हमने ईद से पहले प्रोग्राम्स किए ना यूरिक एसिड के हवाले से, क्योंकि हमें पता था अब ईद आ रही है और हम सब ने गोश्त जो है वो दबा के खाना है, तो कहा जा रहा था कि आप लेमन का इस्तेमाल और दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। खाना कम खाएं, परहेज़ करके गोश्त खाएं, लेकिन लेमन वाटर या फिर दही का इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड इतना नहीं बढ़ेगा। इसमें कोई सच्चाई है? हाँ, इसमें ये है कि जो विटामिन सी होता है हमारे पास, इसमें ये हेल्प आउट करता है, हमारी जो बॉडी में प्योरिन बन रहा होता है उसको कम करने में जो है ये हेल्प करता है विटामिन सी। तो लेमन का इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ये सीज़न है, इसमें बहुत सारे लोग जो है वो नींबू पानी, स्कंजबीन, इस तरह की चीज़ें जो है उनको कंज्यूम करते हैं। और हमारे पाकिस्तान में जो है मोस्टली लोग सैलड के ऊपर लेमन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चटपटा खाने की आदत होती है। ये चटपटा किसी हद तक अच्छा भी होता है, किसी हद तक नुकसानदेह भी होता है। तो अगर हम विटामिन सी का अगर यूज़ बढ़ाते हैं, उससे ये होगा कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बना है ना उसको, उसका लेवल कम करने में ये हेल्प आउट करता है।
लाइक इसमें सिर्फ लेमन नहीं आता, इसमें आपके ऑरेंज, सिट्रस फ्रूट जितना भी है आपके, लेमन हो गए, ऑरेंज हो गए, इवन अगर पाकिस्तान में अब बहुत सारी जगह पे कीवी भी मिल रहा है, वो भी आपके बहुत ज़्यादा जो है इसमें हेल्प आउट करता है। डायबिटिक वाले कीवी खा सकते हैं? वो उसमें ना फिर ग्लाइमेक्स इंडेक्स हम उसमें देखते हैं कि आया कि ये इसके लिए बेहतर है या नहीं है, उसको स्पाइक करता है या नहीं करता, क्योंकि उसमें ये है ना कि हम देखते हैं ना कि उसकी डायबिटीज़ किस हद तक है। अब जैसे मोस्टली जो अभी रिसेंट रिसर्चेज हैं उसमें तो ये बात भी कर रहे हैं कि आप डायबिटिक वाले पेशेंट को आप मैंगो भी दे सकते हैं, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जब उसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च हो जाएगी, ये तो फिर जो है वो हम इसको ऐसे मुझे लगता है फौरी तौर पर हमें कह भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सब तैयार हो जाते हैं खाने के लिए। मैंने इसलिए कहा है कि अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड के हवाले से हम देखते हैं, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, निशानियां क्या होती हैं जब हमें इनिशियल पता चलना शुरू हो जाता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है हमें, तो ये यूरिक एसिड का बायस बनेगी? यूरिक एसिड का जो सबसे पहला सिम्टम होता है ना, वो ये होता है कि आपके पाँव का टो स्वेल हो जाता है। उसकी रीजनिंग ये होती है कि आपके दर्द रहता है, स्वेल हो जाता है, दर्द होता है उसमें। उसकी रीज़न ये होती है कि आपके पाँव का जो टो होता है ना, ये आप कह लें कि आपकी बॉडी का कोल्डेस्ट पार्ट होता है। और जो प्योरीन होता है ये एक्चुअली जब टूटता है, जब ये वेस्ट मटेरियल बनाता है, तो ये लाइट से क्रिस्टल्स बनाता है। तो जब क्रिस्टल कोई भी किसी भी कूलिंग वाली जगह पे जाता है तो उसका कूलिंग इफेक्ट को जब वो एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो वहाँ पे क्या करता है कि वहाँ पे वो जमना शुरू हो जाता है, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है वहाँ पे। जब वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है तो उसकी वजह से हमें पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है उस जगह के ऊपर। यूरिक एसिड, वैसे आपने भी अक्सर ये बात सुनी होगी या कहीं पे नोट की हो, कहते हैं कि जब आपको जॉइंट पेन हो या कुछ हो तो आप वहाँ पे कूल थेरेपी करें, ठंडक दें उस जगह को। लेकिन यूरिक एसिड का एक ऐसा जो है वो जॉइंट पेन है, हम इसको कहते हैं कि अगर आपको यूरिक एसिड का पेन है तो आप उसको आइसिंग बिल्कुल ना करें। आप उसके ऑलरेडी कोल्ड की वजह से वो कॉज करता है, तो वो आपको जो है ना वो आपको बढ़ा देगा, उसकी वो जो पीक है उसको एक्सीड कर देगा अपनी लिमिट से, तो वो फिर जो है ना वो ज़्यादा पेन होगा। और यूरिक एसिड का ये है कि जब आप को जहाँ पे इसका फॉर एग्जांपल जैसे टो की बात करें, तो अगर आप उसके ऊपर अपना फिंगर या थंब से उसको प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ से लाइट सा वो हीटनेस फील होगी, लाइक जिसको हम कहते हैं कि सेक निकल रहा है दर्द में से, वो वाली चीज़ आपको वहाँ पे फील होगी। नहीं, फिर मुझे लगता है मेरा जूते का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का नहीं है प्रॉब्लम। ये बात आपने जो है ना वो अच्छी बात की है कि हमारे एक तो ना यहाँ पे जब भी पेन होता है तो हम कहते हैं बाकी कहते हैं आप यूरिक एसिड के टेस्ट करवा लें, और वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ऊपर माइनर नीचे होता है तो हम कहते हैं कि इसको ना यूरिक एसिड है। जो मतलब हमारे घरों में जो अम्मियाँ टोटके देती हैं, उन्होंने भी कहीं से सुन लिया, आगे बता दिया, तो ये वाली चीज़ होती है ना, हम इसको 4 पॉइंट से लेके 6.8 तक नॉर्मल कंसीडर करते हैं। कुछ लोगों का जिनका 6 से ऊपर आ जाता है वो भी मेडिकेशन की तरफ लग जाते हैं कि नहीं जी हमने जो है ना वो इसकी मेडिसिन ही लेनी है। जैसे अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा मेडिसिन का, 1-2 मेडिसिन है जो हर बंदे को याद है कि यूरिक एसिड में हमने ये लेनी है, मैंने आपके पास देखी, अच्छा आपको इससे फ़र्क है, मैंने भी वो ले ली। यूरिक एसिड जो होता है, और कंपनी का नेम नहीं लेकिन फार्मूला नेम होता है ना, कुछ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसका फार्मूला नेम भी अक्सर कंपनियाँ वो फार्मूला नेम पे ही चल रही हैं, क्योंकि उसका मोस्टली जो है ना वो जेनेरिक नेम सेम है। उसकी अब उसके बाद ना ये होता है कि हम 6 पॉइंट से भी ऊपर आ गया तो हम कहते हैं नहीं हमें पेन है, टेस्ट करवाया 6 पॉइंट से ऊपर। इसका 6.8 तक जो है ना वो आपको इसको नॉर्मल कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जैसे स्टार्ट में हमने बात की थी कि तकरीबन 50 to 60% हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस कर रही है, नेचुरल प्रोड्यूस कर रही है, तो इसलिए इसको 6.8 तक, कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो तो ये भी कहते हैं कि 7 पॉइंट तक आपको इसको बेयर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमने कुछ ऐसी गज़ा खा ली होती है जो निकल जाती है। गुजरी है तो इसमें मुझे लगता है सबका इसमें आ रहा होगा 7। हाँ, इसमें हमारे पास काफ़ी केस रिपोर्ट हुए हैं अभी फ़िलहाल ना कि इसके ऊपर जो यूरिक एसिड का पेन है। और यूरिक एसिड का जो बेसिक डिजीज़ है यूरिक एसिड की वो गाउट है। हाँ, गाउट जो है ना वो इसकी बेसिक डिजीज़ होती है, जिसमें फिर जो है ना वो आगे मज़ीद इसकी वो चल पड़ती हैं कि आर्थराइटिस गाउट है या डिफरेंट इसकी हैं। उसमें फिर ये भी हो जाता है कि इवन जो आर्थराइटिस गाउट होता है उसमें तो आपके नीज़ भी जो है ना वो भी लॉक होना शुरू हो जाते हैं, इवन आप वॉक भी नहीं कर सकते उसमें। इसका मतलब है जो अगर हम यूरिक एसिड को शुरू में ही अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दें, नहीं तो ये आगे जाके किसी बड़ी बीमारी का सबब बन सकती है, आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें भी जा सकती है। देखने में ये बिल्कुल एक छोटी सी डिजीज़ लगती है कि माइनर सा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर इसको टाइमली ठीक ना किया जाए, इसका चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए, मैं यही वाले वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि जो मैं अक्सर पेशेंट को करता हूँ कि अगर इसका चेक एंड बैलेंस ना रखा जाए तो ये आपके लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। देखने में बहुत छोटी बात है ये, लेकिन ये आपको जाके इवन आपका जो है वो आपको
लॉन्ग लास्टिंग आपको ये बेड पे लिटा सकता है। मैं तो आपको इतना कहूँगा बिल्कुल से। अच्छा, बतौर माहिर ग़िज़ाइयत अगर आप मुझे ये बताएं, ये चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू कर दें तो आप जो है यूरिक एसिड जो है ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगा आपका जितना भी है, तो उसमें क्या क्या खुराक शामिल है? उसमें देखें आप, एक तो जो लो फैट डेयरी मिल्क्स होते हैं, लाइक जिसको हम मोस्टली स्किम मिल्क भी बोलते हैं, जिसके अंदर से हम जो है ना वो फ़ैट अपना एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइक उसमें मलाई वगैरह हम निकाल लेते हैं। आप उसको यूज़ करें, आप डायरेक्टली जो है ना वो डेयरी प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें। डायरेक्टली मीन्स कि आप ऐसी चीज़ें जिसमें मतलब जो स्किम मिल्क में ना आती हों, लाइक जो हम जिसके अंदर हम मलाई वगैरह यूज़ करें, देसी घी हम इस्तेमाल ना करें। नहीं, देखिए यूज़ करना है हमें। डाइट जो होती है वो कंप्लीट डाइट यही है कि आप उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करें। आप अगर उसमें से कोई चीज़ अगर स्किप, हाँ अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा आप हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे अभी आप बात कर रही थी डायबिटीज़ की, उसमें हम कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। डाइट कंप्लीट डाइट जो होती है उसमें आपके 6-7 जो ग्रुप होते हैं हमारे फूड के, हमने वो सारी चीज़ें ऐड करनी होती है। जैसे पिज़्ज़ा जो है ये आपके कंप्लीट डाइट के तौर पे जो है ये इंक्लूड हो सकती है। मैं यहाँ पे शहजाद बसरा साहब की सुना था, उसके बाद ना मैंने 2 बार पिज़्ज़ा मंगवा के खा लिया है, मुझे लगता है मैं यहाँ पे ना शहजाद बसरा साहब की एक बात नरेट करना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि पिज़्ज़ा जो है ना ये आपकी कंप्लीट डाइट है। वो एक फूड ग्रुप आपको पिज़्ज़े के ऊपर गिनवा सकते हैं कि क्रस्ट जो है उसकी तरह थिन करवा ली जाए अपने अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन बात फिर ये ठीक एतदाल के साथ। अब जैसे हमारी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, फॉरेन कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें वो थे एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, न्यूट्रिशन के थे, वो उन्होंने पूछा कि पिज़्ज़ा जो है वो एक कंप्लीट डाइट है। तो मैंने रिसेंटली शहजाद बसरा साहब का वो इंटरव्यू सुना हुआ था, तो मैंने वहाँ पे उसको नरेट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने फिर बताया कि हमारे यहाँ पे पिज़्ज़ा खाना का मतलब है कि एक स्लाइस, 1 पर्सन 1 स्लाइस। तो मैंने उनको बताया सर हमारे पाकिस्तान में पिज़्ज़ा खाना का मतलब है कि एक बंदा एक लार्ज पिज़्ज़ा, तो आप जितने बंदे होंगे उतने लार्ज पिज़्ज़ा वहाँ पे जो है ना इंक्लूड होंगे। तो ये इस तरह से कोई भी चीज़ आप एक्सीड कर देंगी वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन जाएगी। रोटी में क्या खाना है, खाने में क्या है? हाँ, वो पंजाबी में कहते हैं कि जिन्ना जिक्र असी बार भी के बाद रोटी ना खाइए ना साढ़ा ढिड नहीं भरदा। हाँ, तो वो ये वाला हिसाब है कि हम अपनी एतदाल में रह के चीज़ें खाएं। जैसे अभी हम जो है इसमें हम जो है वो मीट, वेजेस कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए यूरिक एसिड को कम करने के लिए? यूरिक एसिड को कम करने के लिए जो मैंने आपको पहले जैसे अभी बताया है कि हमारे पास जो ग्रीन लीव्स वाली जो सिंपल, इसका ऑडियंस के लिए मैं अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, ऐसी वेजिटेबल्स जिनका कलर ग्रीन हो, पालक, मेथी, इनके अलावा आप जितनी भी वेजिटेबल्स आपके पास हैं आप यूज कर सकते हैं। कहा जाता है कि बंद गोभी जो है उसका भी कम इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी यूरिक एसिड बढ़ाती है। उसमें ये है कि उसमें भी कुछ हद तक होता है, लेकिन अगर हम उसको कम फॉर्म में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे शुरू में चिकन का कहा गया था कि चिकन आपके यूरिक एसिड को जो है वो बढ़ा सकता है, लेकिन अभी उसका ये है कि अभी जो है उसको कहते हैं कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रह के आप चिकन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। मीट का भी इसी तरह है, लेकिन मीट का ये है कि हम थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि फिर एक बार जब इंसान खाने बैठता है मोस्टली पाकिस्तानी, तो वो तब तक जो है वो रुकते नहीं है जब तक जो है ना वो आगे से खुद ना कह दे कि बस भाई मैं और मज़ीद बेयर नहीं कर सकती आप, तो वो तब तक जो है ना, तो इसलिए हम जो है ना इसमें हम मटन, बीफ, ये चीज़ें जो है ना वो ऑर्गन मीट हो गया, आपका लेंटिल्स हो गई, जैसे मैंने आपको बताया दाल माश होगी मोस्टली, और साथ में आपके जो ये चने की दाल होती है। अच्छा, जितनी बादी वाली चीज़ें इनको हम शायद आम जुबान में कहते हैं, उन सबको माइनस कर दिया जाए कि ये बादी वाली हैं, इनको हमने इस्तेमाल नहीं करना। और ये कुछ ऐसी मुझे लगता है कुछ ऐसी लेंटिल्स भी हैं, कुछ ऐसी वेजीज भी हैं जो सिर्फ यूरिक एसिड के साथ साथ पथरी भी बनाती हैं अगर आप इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएँ। बहुत सारे मसाइल हैं, तो कुछ समझ नहीं आता क्या खाना है क्या नहीं, लेकिन जो भी खाना है इतदाल में रह के देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब प्योरीन जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, और जो पथरी होती है हमारी, ये क्रिस्टल ही वहाँ पे जा जा के जो है वहाँ पे वो एक बड़ा क्रिस्टल बना लेते हैं, जिसको हम जो है वो पथरी कहते हैं। अब वो लाजमी नहीं है कि आपके जो है प्योरीन वाली हो, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की, वॉट एवर जो भी मिनरल्स आपकी बॉडी में हैं वो किसी भी चीज़ से हो सकती है। इसीलिए जब भी डॉक्टर्स जो होते हैं, हमारे सर्जन होते हैं, जब भी वो किडनी को स्टोन को रिमूव करते हैं, तो वो एक चीज़ कहते हैं कि आप इसकी बायोप्सी करवाएं, और लाजमी करवाएं। उससे आपको ये पता चल जाता है कि ये किस चीज़ से हुई है। आपको अब बहुत सारे लोग हैं उनको अब राइस खाने से हो जाती है। आपने अक्सर जो है ये चीज़ एक सुनी होगी, कच्चे चावल या टमाटर, कच्चा टमाटर जो है अगर आपने उसको खाना है तो आप उसको पील करके खाएं। और हम तो इवन यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर आपने उसको पकाना भी है तो आप उसको पहले बॉयल करें, बॉयल करके आप उसके ऊपर से उसका पील अलग कर लें, फिर आप उसको पकाएं, क्योंकि उसका जो पील होता है टमाटर का, वो आपके उसके अंदर किसी भी जो भी आप रेसिपी बना रही हैं उसके अंदर वो गलता नहीं है, जिस तरह जैसे प्याज वगैरह मिक्स होते हैं।
आपने अक्सर देखा होगा बिरयानी वगैरह में वो वैसे ही पड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो उसके ऊपर से उसको पील नहीं करते। तो ये भी किडनी स्टोन का बायस बन सकता है। होते ये लाइट क्रिस्टल्स ही हैं जो जाके आपकी किडनी के अंदर या गाल ब्लैडर के अंदर या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपका स्टोन बन रहा है वहाँ पे जाके इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। अभी जिस तरह से ये ईद गुजरे ना, हमने जितना शिनमारी बना लिया उन्हें ना टमाटर डाल के तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो साथ साथ चल रही होती है। लेकिन जो भी फूड है अगर आप उसको नॉर्मल अपनी लिमिट में रह के यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के डाइजेशन में हेल्प आउट करती है। जैसे अभी अगर आप खा रहे हैं प्योरीन वाली फूड्स ले रहे हैं, उसके बाद आप सिट्रस ले रहे हैं या आप जो है वो लेमन का यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन कि उसने आपकी जो पीछे वाली फूड आपने खाई है उसके साथ उसने उसको जाके थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट दिया है अपना और उसको लो रखा है। इसीलिए एक कंप्लीट डाइट का बार बार सब लोग इसीलिए कहते हैं कि आप एक कंप्लीट डाइट को यूज़ करें। लाइक ये नहीं है कि अगर आपने एक ही चीज़ यूज़ करनी शुरू कर दी है तो आप एक ही चीज़ यूज़ करें। आप अपनी डाइट में जब वैरायटी लेके आएंगे तो ये इस तरह के प्रॉब्लम जितने भी आएंगे सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। यूरिक एसिड में ग्रीन टी कोई हेल्प करती है इसको कम करने में या फिर उसको मज़ीद वर्स करती है? देखिए ग्रीन टी के बारे में ना बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं। अगर तो आप उसमें लेमन यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप उसके अंदर कुछ लोग, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग भी देखें कि मैंने एक डाइट चार्ट दिया, उसमें मैंने मेंशन किया कि आपने ग्रीन टी यूज़ करनी है। उसके 2-3 दिन के बाद मुझे पेशेंट का रिप्लाई आया, सर ग्रीन टी के अंदर हम शुगर ऐड कर सकते हैं? तो मतलब कि अब अगर मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपको ग्रीन टी यूज़ करनी चाहिए तो कहते हैं कि इसका टेस्ट ऐसा होता है कि हम इसके अंदर शुगर भी ऐड कर लेते हैं। तो वो फिर उसकी मेकिंग पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है कि चीज़ों की मेकिंग जो है ना जब हम उनको कुक कर रहे होते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। अब इसी तरह से ग्रीन टी क्या है कि ग्रीन टी का बनाने का, जैसे अब आजकल ग्रीन टी लोग क्या करते हैं कि उन्होंने ना वो टी बैग्स वाली रखी हुई है कि गर्म पानी अपने पास वो रखते हैं, डाला और वो जी हमारी ग्रीन टी रेडी होगी। इसकी जगह पे आप जो ग्रास ग्रीन टी होती है अगर आप उसको यूज़ करें या आपके पास जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट वाली होती है जिस तरह पत्ते होते हैं ना ग्रीन टी वाले, अगर आप उनको यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है आपके लिए बनिस्बत इसके कि आप उसकी जगह पे जो है वो टी बैग्स वाली ग्रीन टी यूज़ करें या जिस तरह पत्ती की फॉर्म में आती है अगर आप उसको यूज़ करें। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे जो आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया ना वो ये है कि जो भी हम चीज़ खा रहे होते हैं ना, चाहे वो पकाने के दौरान हम उसकी ग़िज़ाइयत आधी ख़त्म कर देते हैं, चाहे वो सब्ज़ी बना रहे हैं चाहे वो गोश्त बना रहे हैं। हम कहते तो हैं एक पूरा प्रॉपर मील आपने खाना है, अब उसको हम गोश्त को कितना हम भून रहे हैं, उसको कितना ज़्यादा हमने उसमें कुकिंग ऑयल डाला हुआ है, कितना हमने देसी घी डाला हुआ है, तो सब चीज़ें मेरा ख्याल है पकाने की ग़िज़ाइयत पर डिपेंड करता है। आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ आप कितना पकाएंगे तो वो आपकी सेहत के लिए बेहतर होती जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा कि दवाई का इस्तेमाल जो आप खा रहे हैं मैं भी शुरू कर दूंगी, फलां भी शुरू कर देगा, ये आपने करना है। यूरिक एसिड की मेडिसिन आपको ज़्यादा कितने देर तक इस्तेमाल करनी चाहिए? यूरिक एसिड की मेडिसिन आपको, यूरिक एसिड की जो मेडिसिन है आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है, ज़रूर देती है। तो फिर हमें पता है जब जोड़ों में दर्द होता है ना एक गोली ले ली जाए, दवाई ले ली, गोली ले ली, लेकिन वो कब तक? क्वेश्चन तो ये है ना कि कब तक वो आपको उससे रिलीफ मिलेगा। आपने एक प्रॉपर 7 डेज़ की मेडिसिन ली है, उससे आपको महीना 2 महीने आपको रिलैक्स रहेंगे, आप कहेंगे जी इजी हो गया हूँ मैं, बिल्कुल मुझे पेन नहीं है। लेकिन ठीक महीने 2 महीने के बाद आपको फिर से आप सेम साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाएगा, जब क्योंकि आपने डाइट तो अपनी चेंज की नहीं, आप सिर्फ मेडिसिन पे हैं। वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मेडिसिन आपकी बॉडी की नीड बन जाएगी। जब नीड बन जाएगी आपको यूरिक एसिड का तो अलग से प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में जब आप उसके मेडिसिन लेना शुरू कर देंगे आपकी बॉडी की एक नीड और बढ़ जाएगी। वो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लगेगा ये कि मुझे जो है ना वाकई यूरिक एसिड का पेन है, लेकिन वो यूरिक एसिड का पेन नहीं होगा, वो आपको एक्चुअली उस चीज़ की तलब होगी, उस ड्रग की नीड होगी आपको। आपका ब्रेन जो है उस चीज़ के साथ इतना अटैच हो चुका होगा कि जब तक आप वो लेंगे नहीं आपको लगेगा कि आपको यूरिक एसिड है। हालांकि यूरिक एसिड की जो डिजीज़ है ये प्रॉपर तौर पे आपकी डाइट कंट्रोल करने से ठीक होगी। ओके अच्छा, वर्स्ट कंडीशन क्या होती है यूरिक एसिड की? किसी भी आपके पास पेशेंट आते होंगे जो लीस्ट पे हों, या वर्स्ट कंडीशन में क्या आते हैं? अर्थराइटिस। ओके इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका? अर्थराइटिस, गाउट। अर्थराइटिस जो है ना ये इतना स्वेयर हो जाता है, इतना स्वेयर हो जाता है कि इवन आपकी नीज़ जो हैं वो लॉक होना शुरू हो जाती हैं। इवन ये मोस्टली जो है ना वो फीमेल्स में अर्थराइटिस का जो है इसकी स्पेसिफिक एज है कोई 40s के बाद? देखिए यूरिक एसिड तो आपको किसी भी एज पे हो सकता है, क्योंकि मुझे यूरिक एसिड का इसलिए जो है एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस है यूरिक एसिड का मुझे, कि मुझे खुद जो है वो यूरिक एसिड रहा है और 3-4 महीने तक जो है मैं इसको बेयर करता रहा हूँ। मेडिसिन भी मैंने ली, ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन उसके बाद
क्योंकि जैसे जैसे मेरी स्टडीज़ कंप्लीट होती गई, मैंने उसको खुद के ऊपर जब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो मैं प्रॉपर तौर पे उसको कवर कर गया। और हर 3-4 महीने के बाद मैं अपना टेस्ट लाजमी लेता हूँ यूरिक एसिड का, क्योंकि जैसे अभी ईद गुजरी है, मैंने अभी करवाया तो मेरा अभी 6.5 पे था, तो इट मीन कि ये नॉर्मल है। हाँ। तो ये नॉर्मल है, क्योंकि इसके साथ साथ हमें जो सिट्रस फ्रूट जितना भी आता है, जितना भी सिट्रस फ्रूट आता है वो हमें लाजमी यूज़ करना चाहिए। ये हमारे बहुत सारी चीज़ों में जो है वो हेल्प आउट करता है, और यूरिक एसिड के लिए तो बहुत अच्छा है ये। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे आप सिट्रस फ्रूट की बात कर रहे हैं, उनका जूस बनाकर पीते हैं, कहते हैं जूस नहीं बनाकर पीना चाहिए आपको, उसको जैसे फाइबर के साथ उसमें जो भी होते हैं चंक्स वगैरह वो सब खाने चाहिए, वो ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदेमंद होता है। देखिए, एक चीज़ है कि हमारे जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं ना, वो हमें ये कहते हैं कि आप ऑरेंज को जूस बना के पिएँ। अच्छा। वो अक्सर एग्जांपल देते हैं कि आप मैक्सिमम एक टाइम पे 2 ऑरेंज खा सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अगर आप जूस बनाएंगे तो एक गिलास के अंदर आप 4 से 5 ऑरेंजेस का जूस निकाल के डाल सकते हैं। चलिए, वो तो आपने जूस तो पी लिया, लेकिन उसके अंदर जो बाकी कंटेंट थे वो किधर गया? आपका फाइबर किधर गया? जिसने उसको जाके डाइजेशन में हेल्प आउट करनी थी। तो इसलिए ऑरेंज जो है वो प्रॉपर खाना चाहिए, आपको उसको खाना चाहिए। ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंज है। और इसके अंदर एक और चीज़ बताऊँ, आपने अक्सर देखा होगा कि वो जब ऑरेंज छीलते हैं ना, तो वो छील छील के बिल्कुल उसको प्लेन कर देते हैं, ऊपर से वो वाइट वाले फाइबर्स निकाल देते हैं। हालांकि इस तरह नहीं करना चाहिए। आप उसका पील उतारें, जितना भी उतर गया है नेचुरली तौर पे वो उतर गया, उसके बाद आप उसको वैसे ही खाएं। उसको उतारने की जो सेटिस्फेक्शन आती है ना, ऐसे बिल्कुल प्लेन करने की, दैट इज अनदर लेवल। वो माइंड तो सेटिस्फाई हम कर लेते हैं, लेकिन हमने अपना ऑर्गन सिस्टम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो सेटिस्फाई करना है ना। हमने अपनी गट हेल्थ की भी तो सेटिस्फेक्शन देखनी है ना। बिल्कुल इस तरह से। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? यही है कि जो भी खाएं वो एतदाल में खाएं, और मेडिसिन जो है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करवा सकती जितना आपकी डाइट करवा सकती है। और इसकी सिंपल से एग्जांपल मैं यहाँ पे ये दूंगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि हमने पुरानी खुराकें खाई हुई हैं। पुरानी खुराकें खाने का यही मतलब है कि वो लोग एतदाल से और नेचुरल चीज़ें खाते थे, प्रोसेस फूड से अवॉइड करें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं क्या कहूँ, सब पैगामात हमने दे दिए। मिलते